भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांचवी बार केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला का भाषण करीब 1 घंटा 27 मिनट तक चला और अमृतकाल में पेश किया जाने वाला यह पहला बजट बताते हुए भाषण की शुरुआत करने वाले निर्मला ने कहा है कि वर्ष 2047 के लक्ष्य को लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। साथ ही कई अहम घोषणाएं की है। इस बजट में आयकर दाताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और करदाताओं को कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। कुल 45,03,97 करोड़ रुपए का बजट आवंटन करने वाले वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है। हालांकि 17,86,000 करोड़ रुपए खर्च के जरिए जुटाने का निर्देश दिया गया है और उन्होंने कहा है कि इस बजट में रेलवे के विकास के लिए 2,04,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यों में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य को ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए 13,07,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को घटाकर जीडीपी के 4.5% पर लाने का लक्ष्य है। और साथ ही निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नई आयकर प्रणाली का विकल्प चुनने वालों को 7 लाख तक की छूट दी जाएगी। I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. The capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है। अमृतकाल के दौर में आने वाला यह पहला बजट है और पुरोगामी का मानना है कि यह बजट भारत की नींव रखेगा। उन्होंने बजट को गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों और किसानों के आकांक्षी समाज के सपनों को साकार करने वाला बताया। मोदी ने कहा है कि विकास के पथ पर अग्रसर भारत को यह बजट नई ऊर्जा देगा। किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो,
उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। वित्त मंत्री हरीश राव ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह से किसानों और गरीबों के खिलाफ बताते हुए नाराजगी जताई है। मंत्री ने गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए धन में लगभग 30% की कटौती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शिकायत की है कि उर्वरक सब्सिडी कम कर दी गई है और किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा की तरह तेलंगाना की उपेक्षा की गई है और हरीश राव ने कहा है कि इस बजट ने एक बार फिर तेलंगाना राज्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे कोच फैक्ट्री के बारे में कोई बात नहीं हुई है और जिसकी मांग राज्य 9 साल से कर रहा है। आदिवासी विश्वविद्यालय को दिया गया फंड कुछ भी नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि विभाजन के किसी भी वादे को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य के नेताओं को जीएसटी में रियासत और विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार नए राज्य को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में भी देने के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में तेलंगाना के साथ बुरा बर्ताव किए जाने को लेकर बीआरएस सांसद नाराज है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण विकास की भी उपेक्षा की है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ कर्ज लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 15 लाख करोड़ रुपए उधार में से 11 लाख करोड़ रुपए ब्याज की ओर जा रहे हैं। बजट के बाद बीआरएस सांसद केशव राव, नामा नागेश्वर राव और अन्य सांसदों ने कहा है कि देश में राजस्व लाने वाले तेलंगाना जैसे राज्य को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। सांसद सुरेश रेड्डी ने खेद व्यक्त किया है कि हैदराबाद को ITIR और आवंटित करने के कई अनुरोधों के बावजूद बजट में ITIR आवंटित नहीं किया गया और उन्होंने कहा है कि अगर ITIR दिया जाता है तो देश को बहुत फायदा होता है। कि केशव राव ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य की योजनाओं की नकल कर रहा है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने बजट में केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के साथ अन्याय किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 45 लाख करोड़ का बजट पेश करने वाली केंद्र सरकार ने तेलंगाना के साथ घोर भेदभाव किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार इस मामले में केंद्र के साथ खड़ी है। इस बजट में तेलंगाना के साथ हुए अन्याय को लेकर बीजेपी और बीआरएस दोनों की आलोचना हुई है। उन्होंने झंडी दिखाकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और केसीआर ने 2 सहयोगियों के रूप में राज्य के साथ अन्याय किया है। आरोप है कि तेलंगाना के साथ हुए अन्याय पर सवाल उठाए बिना सीएम केसीआर मोदी के करीब आ गए हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार राज्य के साथ हुए अन्याय में संशोधन करे और तेलंगाना में सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा दे। गुजरात को जो प्राथमिकता दी गई वही प्राथमिकता तेलंगाना को दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलुगु राज्यों के साथ भेदभाव के लिए केंद्रीय बजट की आलोचना की खारिज किया है। उन्होंने प्रतिवाद किया है कि तेलंगाना या तेलुगु राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। वर्तमान समय के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया है। किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर और कलवकुंतला के परिवार पर तीखी आलोचना की है और उन्होंने कलवकुंतला परिवार पर तेलंगाना के लिए अभिशाप होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा तो सीएम की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कम से कम उन्हें यह नहीं बताया गया है कि पत्र मिला भी है या नहीं। उन्होंने इस बात का गुस्सा है कि ऐसे लोग उनकी आलोचना करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वह जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि वह कलवकुंतला के परिवार के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन वह लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट गरीबों के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए है। उन्होंने झंडी दिखाकर कहा है कि यूपीए सरकार द्वारा लाई गई रोजगार गारंटी योजना का पैसा काटा गया और गरीबों के पेट पर चोट की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण को भूली भाजपा सरकार का पतन शुरू हो गया है और महेश कुमार गौड़ ने रूबरू के दौरान विश्वास जताते हुए कहा है कि लोग इस बजट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे और आगामी चुनाव में भाजपा को उचित तवज्जो देंगे। विपक्षी नेताओं का मिलना दुर्लभ होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक दूसरे की आलोचना करने वाले नेता कब मिलते हैं। ऐसी एक दुर्लभ घटना दिल्ली के तेलंगाना भवन में हुई है। भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद और आदिलाबाद के सांसद सोयम बापूराव सभी ने एक साथ शोक व्यक्त किया है और उन्होंने एक दूसरे को हाथ मिलाकर और कुछ देर मुस्कुराकर बधाई दी है। रेवंत रेड्डी ने सांसद किशोर राव से भी मुलाकात की है और अक्सर एक दूसरे पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले नेताओं की मजेदार बातचीत देखना दिलचस्प होगा। केंद्र द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद वे तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करने जा रहे थे। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे जनता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने सीएम केसीआर से विनम्र तरीके से मुलाकात की और पार्टी नेताओं के साथ प्रगति भवन पहुंचे अमित जोगी ने सीएम केसीआर के साथ लंबी बैठक की है। इस मौके पर तेलंगाना के विकास, देश में राजनीतिक घटनाक्रम और राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई है। बीआरएस ने केसीआर से राष्ट्रीय पार्टी की प्रक्रियाओं के बारे में रुचि के साथ पूछा और अमित जोगी का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीतिक तत्वों की जरूरत है। बीआरएस ने राष्ट्रीय पार्टी की गठन को आमंत्रित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान तेलंगाना राज्य शासन देश के एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कल्याणकारी विकास के क्षेत्र में तेलंगाना को देश में सबसे आगे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजित जोगी द्वारा लिखित आत्मकथा सीएम केसीआर की भेंट की है। जनता कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक हैं। तेलंगाना विधानसभा की बैठकें कल से शुरू होगी और संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने विधानसभा के शीर्ष सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, सीएम सीएससी शांति कुमारी और डीजीपी अंजनी कुमार के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा की प्रदर्शन देश में आदर्श है। वे विधानसभा की बैठकों की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने हुए हर मुद्दे पर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार व अधिकारियों के विधानसभा की बैठकों को पारदर्शी बनाने में सहयोग करने को कहा है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पूछे गए प्रश्नों की शीघ्रता से उत्तर दें। पिछली बैठकों से संबंधित प्रश्नों के लंबित उत्तर तत्काल भेजे जाएं। बैठक के दौरान जानकारी तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में प्रदान की जानी चाहिए। बैठकों के दिनों में सरकारी विभागों के आला अधिकारी उपलब्ध रहें और प्रत्येक विभाग की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। ये विधायी समितियों को आवश्यक जानकारी देना चाहते हैं कि यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए विधानसभा के आसपास सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए। एसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा आज से फिर शुरू होगी और पदयात्रा वरगल जिले के चैतारावपेट मंडल के शंकराम्मा टांडा से शुरू होगी। वरगल पुलिस ने शर्मिला की पदयात्रा की सशर्त अनुमति दी है। वाईएस शर्मिला आज राज्यपाल तमिलिसाई से मुलाकात करेगी। वे दोपहर 12 बजे सीधे राजभवन जाएगी। ऐसा लगता है कि राज्यपाल को सरकार की नाकामियों से अवगत करा दिया जाएगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद शर्मिला सीधे राजभवन से पदयात्रा के लिए रवाना होगी और दोपहर 3 बजे पदयात्रा फिर से शुरू होगी। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि राज्य में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम सामने आ रहे हैं। उपल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के नए भवन परिसर का उद्घाटन करने वाले महमूद अली ने कहा है कि सरकार की मदद से सीसीटीवी की स्थापना और रखरखाव में तेलंगाना पुलिस प्रणाली देश में शीर्ष पर है। इस कार्यक्रम में मंत्री मल्लारेड्डी, राजकोंडा कमिश्नर चौहान, उपल विधायक बेती सुभाष रेड्डी, एमएलसी सुरभि वाणी देवी, तेलंगाना पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष कोल्टी और दामोदर सहित पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के प्रभावी कामकाज से राज्य में शांति सुरक्षा नियंत्रण में है। जब से तेलंगाना सरकार सत्ता में आई है, सीएम केसीआर के नेतृत्व में पुलिस विभाग को उन्नत वाहन मुहैया कराए गए हैं और तकनीकी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसमें खुलासा हुआ है कि सीसीटीवी लगने से अपराधों की जांच और अपराधों पर नियंत्रण आसान हो गया है। मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य में पहले केजी से पीजी कैंपेन को मनाउरू मनाबंडी के हिस्से के रूप में गंभीरावपेट में शुरू किया गया है और उन्होंने ग्रामीण छात्रों को एक स्थान पर केजी से पीजी तक गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सीएम केसीआर की प्रशंसा की। मंत्री केटीआर ने सिरसिला जिले की अपनी यात्रा के तहत गंभीरावपेट में केजी से पीजी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर एक ऐसे नेता है जो देश को लेकर काम करते हैं। केसीआर ने वर्ष 2004 में कहा था कि राज्य बनने के बाद एक निर्वाचन क्षेत्र में केसी से पीजी की स्थापना होगी। केसीआर ने उस दिन अपनी बात रखी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मना उरू मना बंडी कार्यक्रम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर सरकार आने के बाद कॉर्पोरेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों का विकास किया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर व कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में
मना बस्ती मना बंडी फंड से बनाए गए प्राथमिक विद्यालयों का लोकार्पण किया है और तलसानी ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम से प्रदेश के 26,095 सरकारी स्कूलों की सूरत बदल जाएगी। माना उरु मना बंडी के प्रथम चरण में 7,299 करोड़ से 9,123 सरकारी विद्यालयों का सुधार किया गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भोजन प्रदान करने वाली एकमात्र सरकार है। निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। उन्होंने कहा है कि गुरुकुल के स्कूलों में एक छात्रा पर 1,25,000 खर्च कर रहे हैं। एआईसीसी तेलंगाना मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे कल हैदराबाद आएंगे और वह यहां 4 दिन रुकेंगे। वह टीपीसीसी, एआईसीसी समन्वय टीम, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और विभिन्न समितियों के साथ बैठक करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर चर्चा करेंगे। ठाकरे चौथी बार प्रभारी का पद संभालने के बाद तेलंगाना आए हैं। पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अपने अंदाज में पार्टी में बिना किसी मतभेद के समन्वय कर रहे हैं। माणिकराव ताजा दौरे में पार्टी की मजबूती पर भी चर्चा करेंगे और विशेष रूप से अभियान समितियों और सोशल मीडिया विंग के साथ समीक्षा की जाएगी। वह पार्टी के नेताओं से अलग से मुलाकात करेगी। विनायक नगर चौराहे पर अंबरपेट विनायक नगर में ड्रग एंड ड्राइव अभियान के कारण व्यापारी प्रतिष्ठान का व्यापार प्रभावित होने से व्यवसायी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बताया जाता है कि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक शराब की दुकान के पास शराब पीकर गाड़ी चलाने से डर रहे हैं। ट्रैफिक अधिकारी शराब पीकर गाड़ी चलाने का पॉइंट बदलते का गुहार लगा रहे हैं। वे अपनी दुकान पर आने वाले एक ग्राहक पर नशे के नाम पर हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं। वे विलाप कर रहे हैं कि यहाँ शराब पीकर गाड़ी चलाने से धंधा चौपट हो गया है और वे घाटे में फंस गए हैं। वे किराया या मौजूदा बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अब भी अधिकारी यहाँ से ड्रग एंड ड्राइव पॉइंट बदलने की गुहार लगा रही है। वो लोग की ड्यूटी पूरी यही हो गई, पूरा अंबरपेट काचीगुड़ा सब छोड़ दिए। वो लोग खाली यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों को भी ज़रा जीने दो। बोलो यार, दुकान आए हमारे दुकान चलते, हमारी दुकान चलने का टाइम शाम में ही है। हमारे कटिंग की दुकान है, बाजू मैकेनिक की दुकान है, शाम में चलता है ग्राहक हमारा। दिन शाम में आ जाते, यहाँ से वहाँ तक जो रास्ता पैक कर देते, तो यहाँ से वहाँ तक ठहरे हुए रहते पुलिस वाले, 8-10 पुलिस वाले, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे वहाँ तक ठहरे हुए रहते। पूरी रोड पैक कर देते, और कोई पीछे जाने वाला भी नहीं आता। कोई गिराक आके हमारे वास्ते इधर रुका तो भी उसको आके पहले चेक करते। अरे हमारी दुकान को आया बनता तो उसको पहले आके लगाते, और डर के दुकान को गिराक भी नहीं आ रहा हमारे को। अब हम ना कैसा जीना साहब, बोलो ज़रा। हमारी दुकान चली, हमारी रोजी रोटी चलेंगी तो जींगे ना। और शाम में गिराक रहता हमारा, शाम में 7:30 होते कि नहीं कि आ जाते, पूरे लाइन से जमा होते यहाँ से वहाँ तक। साहब हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी ड्यूटी आप कर लो, सामने कर लो, आप सामने कर लो या कहीं और कर लो, आगे बहुत जगह कर सकते हैं आप। सुबह शाम तक हमारे पीछे पड़े हुए रहते, हम लोग कारोबार करना नहीं करना सब। बच्चा गाड़ी लेके निकलता कि नहीं कि फ़ोटो मार देते उसको।